सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग टेस्ट वन का डिस्कशन करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन क्या है। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मोस्ट क्लोजली सिमिलर टू। जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट होता है वैसे इंडिया की पोजीशन ब्रिटिश मोनार्क से सिमिलर है, यूएस के प्रेसिडेंट या रशिया के या ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर। देखिए इंडिया में चलती है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है प्रेसिडेंशियल। तो यूएसए में तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर एक पावर होती है रियल पावर, एक होती है नॉमिनल पावर। नॉमिनल मतलब आप कहने के लिए हेड होते हैं पूरी कंट्री के, बट एक्चुअल में सारी पावर किसके पास होती है? जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है। जैसे कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म है तो प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, मतलब जो भी काम होगा वो प्रेसिडेंट के नाम में होंगे, बट एक्चुअल पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। इन द सेम मैनर आप अगर यूके में देखेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म हमने बोरो करा है यूके से। यूके में क्या है, उनके एक क्वीन होती है, ब्रिटिश मोनार्क क्वीन होती है, वो पूरे यूके की हेड है, बट उनके नीचे आने वाले जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सारी पावर रन करते हैं, पूरी कंट्री प्राइम मिनिस्टर चलाते हैं। सेम लाइक इन इंडिया। तो हमारा जो प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है वो ब्रिटिश मोनार्क से सिमिलर है। एक डिफरेंस ये है कि हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ठीक है, इलेक्टेड होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, बट जो मोनार्क हैं वो हेरिडिटरी होते हैं, उनका कोई इलेक्शन नहीं होता है। तो बट फिर भी जो पोजीशन है लाइकली सिमिलर है ब्रिटिश मोनार्क के, क्योंकि बाकी सारी पोजीशन आप देख लें, यूएसए के प्रेसिडेंट हो, रशिया के हो या ब्रिटेन के, तो इनके पास रियल पावर है। ये क्या है? ये रियल एग्जीक्यूटिव है। और ब्रिटिश मोनार्क क्या है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, जस्ट लाइक इंडिया में इंडिया के प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, इन विच ईयर फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू लोकसभा वर हेल्ड। लोकसभा के पहले इलेक्शन कब हुए थे, ये क्वेश्चन है। तो ये हुए थे 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटीजनशिप एक्ट। सिटीजनशिप एक्ट पास हुआ था 1955 में, ये डेट्स याद रखिएगा। राज्यसभा की पहली मीटिंग हुई थी भैया 1952 में। ये तो फैक्चुअल है, ये एज इट इज आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मोनोपोली ट्रेड की कब खत्म की थी। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मोनोपोली खत्म करी थी ट्रेड की, 1813 में करी थी, बट दो चीजें छोड़ दी थी। क्या? चाय और चाइना। मतलब ट्रेड विद टी एंड ट्रेड विद चाइना, इन दो को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी चीजों में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म हो गई थी। मोनोपोली यानी पहले क्या था, ब्रिटेन से सिर्फ एक ही कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंडिया में ट्रेड कर सकती थी। अब बाकी कंपनियों के लिए भी रास्ता खोल दिया गया था। हाँ, बट जो चाय का ट्रेड होता था इंडिया में, या फिर जो चाइना के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर रही थी, तो उसमें अभी भी सिर्फ और सिर्फ किसको परमिशन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की, यानी इनकी चाय और चाइना में अभी भी मोनोपोली बरकरार थी। फिर 1833 में जाके कंप्लीटली अबॉलिश हो जाएगी मोनोपोली। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 was deprived of monopoly of trade with India except tea trade, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बोडो लैंग्वेज। देखिए बोडो लैंग्वेज इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आसाम, सही बात है। हमारा जो 8 शेड्यूल है उसमें 22 लैंग्वेजेस है, और उनमें से एक आती है आपकी बोडो लैंग्वेज। बोडो लैंग्वेज की अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो वैसे पुरानी स्क्रिप्ट और भी थी बोडो लैंग्वेज की, बट जो ऑफिशियल लैंग्वेज है बोडो लैंग्वेज वो आपको देवनागरी स्क्रिप्ट में मिलेगी, ठीक है। तो इट इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ क्रिएशन ऑफ आसाम, नागालैंड, गोवा एंड मिजोरम। देखिए इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम 1950 का स्टेटस की बात करें तो 1950 में आसाम एज ए स्टेट एग्जिस्ट करता था। फिर धीरे धीरे आसाम से कुछ स्टेट्स अलग होंगे, जैसे 1963 में आप देखेंगे नागालैंड का फॉर्मेशन, ठीक है। 1963 में क्या बन रहा है? नागालैंड। फिर उसके बाद कट टू डेट 1987। 1987 में आपको दो नए स्टेट्स देखने, एक्चुअली में तीन स्टेट्स बनेंगे, मिजोरम, अरुणाचल और गोवा, ठीक है। 23rd स्टेट, 24, 25, ठीक है। तो मिजोरम, अरुणाचल और गोवा 1987 में बने।
तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले तो आसाम आ गया, फिर बाद में नागालैंड आ गया। तो आसाम नागालैंड, यानी या तो ये वाला ऑप्शन सही या फिर ये वाला। अब इसमें चेक करना है मिजोरम और गोवा में कौन पहले बना। तो दोनों बने तो 1987 में स्टेट है, बट मिजोरम बना था अराउंड 20 फरवरी को, और गोवा बना था, वो आपका कब बना है, गोवा बना है ये मई में आके, ठीक है, मई 1987 में आके गोवा आपका स्टेट बनता है। तो मिजोरम पहले बन गया, तो इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट किताब है महावीर की लाइफ को डिस्क्राइब करने वाली किताब का नाम। तो जो काल्पसूत्र है वो एक जैनिज्म टेक्स्ट है, ठीक है, जैन टेक्स्ट है, और उनके जो लास्ट तीर्थंकर थे जैसे पार्श्वनाथ हो गए, महावीर हो गए, इनकी लाइफ के बारे में ये डील करता है काल्पसूत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वेयर वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेड। देखिए 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई हैं। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल को पैट्रोन किया था, मतलब ये ऑर्गेनाइज कराई थी आपकी अजात शत्रु ने। सेकंड कराई थी काल अशोक ने। थर्ड कराई थी अशोका ने, ठीक है, किसने कराई थी, अशोका ने। और ये कहाँ करवाई थी, ये करवाई थी इनकी कैपिटल पाटलिपुत्र में, जो आज के टाइम पे पटना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच डायरेक्शन त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश। त्रिपुरा बांग्लादेश से किन किन पॉइंट से सराउंडेड है। जैसे कि अगर आप इंडिया का मैप देखें, ठीक है, तो ये अपना कुछ इधर से नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन, ठीक है, ये क्या है अपना नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन, ये थोड़ा सा ये मान के चलिए ये बाकी इंडिया, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आप नोटिस करेंगे ये वाला जो पोर्शन है ये त्रिपुरा का है। तो एक कंट्री है बांग्लादेश, उसकी बाउंड्री कुछ इस तरह से आती है। तो जो त्रिपुरा है वो काफी हद तक, जैसे अगर हम डायरेक्शन बनाते हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इसी तरह से त्रिपुरा के रेस्पेक्ट में अगर हम बनाएं तो ये ईस्ट हो गया, ये त्रिपुरा का वेस्ट हो गया, ये त्रिपुरा का नॉर्थ हो गया, ये त्रिपुरा का साउथ हो गया, ठीक है। तो त्रिपुरा का अगर हम नोटिस करें क्वेश्चन नंबर 10 में, तो यहां से अगर नॉर्थ में देखो आप तो भी बांग्लादेश, साउथ में देखो तो भी बांग्लादेश, और वेस्ट में देखो तो भी बांग्लादेश। तो त्रिपुरा आप एक प्रॉपर मैप से ऑब्जर्व करिएगा तो आप और अच्छे से नोटिस कर पाएंगे कि नॉर्थ साउथ वेस्ट तीनों साइड में त्रिपुरा किससे सराउंडेड है, बांग्लादेश से। करेक्ट आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट एलिफेंट। देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लॉन्च हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको लॉन्च किया था। पर्पस क्या था, टू प्रोटेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया, टाइगर्स को कंजर्व करना इज द पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ कम्स अंडर आर्टिकल 51A टॉक्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आर्टिकल 51 में एक ड्यूटी है, इफ आई कैन करेक्टली रिमेम्बर, एक बार इसको और चेक कर लीजिएगा, जो एफ सब क्लॉज है, ड्यूटी एफ, तो वो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की ही बात करती है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 48A है, ठीक है, आर्टिकल 48A है जो कि नेचर को कंजर्व करने की और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। 7 शेड्यूल में बात करें तो 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट नंबर 17B, सब्जेक्ट नंबर 17B भी डील करता है, ये ऐड किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट। तो 17B भी यही कहता है कि भाई जो भी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो भी काम होगा, जो भी आपके कानून होंगे वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन से रिलेटेड, वो उस पे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट मिलके कानून बना सकते, ठीक है। तो कंकरेंट लिस्ट में वाइल्ड लाइफ आपको मिलती हो, कंकरेंट लिस्ट किसका पार्ट है, 7 शेड्यूल, तो इसका मतलब वाइल्ड लाइफ आपका 7 शेड्यूल में भी मिलेगा। तो इसका मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज में भी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी, 7 शेड्यूल में भी। तो करेक्ट आंसर इज डी। इसमें होता क्या, कई लोग फंडामेंटल ड्यूटीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लगा देते हैं, लेकिन इसके बारे में नहीं सोच पाते कि 7 शेड्यूल में कैसे आएगा। तो 7 शेड्यूल में कंकरेंट लिस्ट में जो 17B सब्जेक्ट है वो वाइल्ड लाइफ से ही रिलेटेड है, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा।
अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग चेयर्स द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई लोग इसमें गलती करते हैं, कई लोग ज्यादातर क्या लगा देंगे, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर। तो ये जो बॉडी है, ये सबसे एपेक्स बॉडी, एपेक्स मतलब सबसे टॉप बॉडी है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए इन इंडिया। और इसको चेयर करते हैं नन अनदर देन प्राइम मिनिस्टर। ये डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आती है, ठीक है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ किसके अंडर आती है? डायरेक्ट अंडर द प्राइम मिनिस्टर। तो ये किस कानून से बनी है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी इसके लिए कानून पास हुआ है। कौन सा कानून है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इस कानून के सेक्शन 5 में आप जाएंगे तो आपको नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में मिल जाएगा। तो ये किस कानून से बनी है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1970। अभी देखो आपका एक क्वेश्चन आया भी था एलडीसी में कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस ईयर में आया। देखो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका कब आया? 1970। तो इसको कौन चेयर करता है? नन अदर देन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ persistent fall in the general price level of goods and services। देखिए जनरली यही होता है कि अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो मतलब इन्फ्लेशन है, और प्राइसेस अगर घट रहे हैं तो मतलब डिफ्लेशन है, उसका उल्टा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ था, किस ईयर में? तो भैया इट वाज लॉन्च इन 1951। 1951 से लेकर 1956 के बीच फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था। एग्रीकल्चर से रिलेटेड इसमें बातें करी गई थी, और इसको क्या कहते हैं? हरोड डॉमर मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। हरोड डॉमर मॉडल पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु हैज बीन कंफर्म्ड विद इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2019। देखिए कुछ कुछ हम पुराने क्वेश्चंस भी डालते चलेंगे, ताकि जैसा आपके एग्जाम में दिया देखा जा रहा है कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं पिछले 1 2 3 साल पुराने भी। तो हम भी कोशिश करेंगे कि कुछ कुछ क्वेश्चंस पीछे के भी डालते रहें, क्या पता आ जाए। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019 में किसने जीता था? डेविड और एटनबरो। अभी ये न्यूज में थी क्योंकि ये आपका पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द COP26, जो का होने वाला है ग्लासगो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल टनल। अटल टनल, अटल टनल के बारे में, जो मनाली और लाहौल स्पीति को कनेक्ट करेगी। तो ये सारी लोकेशन आपको हिमाचल में मिलती है, ठीक है। लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, किसको कनेक्ट करेगी? मनाली और लाहौल स्पीति। तो करेक्ट आंसर इज हिमाचल। शेन वॉटसन ने रिटायरमेंट लिया है, ये एक क्रिकेटर है, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का भी रिसेंटली नाम चेंज हुआ। हाँ जी बिल्कुल चेंज हुआ, उसका नाम हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा। ये किताब किसने लिखी? देखिए बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन हर बार आते हैं। अभी आप रिसेंटली कोई भी एग्जाम उठा के देखिए, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन गारंटेड आ रहा है। तो बुक्स एंड ऑथर हर तरह से आपको करके जानी है। अभी एलडीसी वाले में देखिए, हमने जो करंट अफेयर्स में क्वेश्चन करा था ना कि मनोहर पारिकर की लाइफ पे जो किताब लिखी है नितिन गोखले ने, जो हमने करंट अफेयर्स में क्वेश्चन किया था, वो देखो डायरेक्ट उठ के आया है, ठीक है। तो बुक्स एंड ऑथर्स नहीं छोड़ना है। तो इसका करेक्ट आंसर इज जयराम रमेश। व्हेन वाज द फर्स्ट पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड? ये तो अब मेरे ख्याल से मैं कई बार आपको क्वेश्चन दे चुका हूँ, ज्यादा बहुत डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसको नहीं भूलना है। तो ये अभी रिसेंटली 2021 से स्टार्ट हुआ है, 23 जनवरी को। ये क्यों स्टार्ट हुआ है? क्योंकि इस दिन आपका बर्थडे होता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाज द फर्स्ट टू वॉन, ठीक है। मतलब सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसने जीता था? तो इट वाज विश्वनाथन आनंद, ठीक है। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया, क्या कर दिया गया? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। देखिए एलडीसी में क्वेश्चन आया था कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड स्पोर्ट्स में कौन सा अवार्ड होता है? तो वो भी मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, ठीक है। वो अलग है, और ये खेल रत्न अवार्ड अलग है। ये 4 साल के बेसिस पे दिया जाता है। पिछले 4 साल में जिसकी परफॉर्मेंस सबसे टॉप की होती है उसको खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। कैप्टन ऑफ इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम, आई होप आप सबको पता होगा, मिस्टर सुनील छेत्री इज द कैप्टन ऑफ इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने देखिए विंडोज में जैसे आज विंडोज 10 आती है, इससे पहले विंडोज 8 चलती थी, फिर विंडोज से पहले विंडोज 7 चलती थी, और उससे भी पहले विंडोज एक्सपी बहुत चली है, ठीक है। विंडोज का कौन सा वर्जन? विंडोज एक्सपी।
तो विंडोज होती क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है ताकि आप अपने कंप्यूटर से और अपनी आउटपुट डिवाइसेस से कनेक्ट कर पाए। तो इट एक्ट एज एन इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसमें जो एक्सपी होता है इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ये एक्सपी का मतलब होता है एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपी मतलब एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम इज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए बहुत कॉमन सा सवाल है। अगर कंप्यूटर में कोई भी डेटा आपको टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है तो हम सबको पता है इसके लिए क्या है, कीबोर्ड है। आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टन्स नेम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। तो मुझे मेरे ख्याल से अगर डेल्टन का नाम आएगा तो आपको एक चीज याद करनी चाहिए, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी बहुत फेमस है, जिसमें वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अराउंड से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में होते हैं। पूरी जो डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी है इसको याद रखिए, इज रिलेटेड विद एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनूक इज अ, भैया ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चिनूक आपका एक वार्म विंड है, ठीक है। जो अमेरिका साइड में अगर आप देखेंगे, कैलिफोर्निया साइड, यहाँ पर आपको रॉकी माउंटेन्स मिलेंगे, ठीक है। तो रॉकी माउंटेन्स की साइड आपकी जो विंड चलती है वो कौन सी है, चिनूक। ये वार्म विंड है, एक लोकल विंड है। क्या होता है कभी कभी जैसे एक स्पेसिफिक एरिया में कहीं पर प्रेशर ज्यादा हो गया, कहीं पर प्रेशर कम हो गया, तो उस लोकल एरिया में भी विंड फ्लो करेगी। तो जो एक स्पेसिफिक छोटे से एरिया में जो विंड फ्लो करती है उसको क्या कह देते हैं, लोकल विंड। तो जो नॉर्थ अमेरिका में हमें एक लोकल विंड मिलती है जो कि वार्म विंड है, मतलब इसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है, वो उसका नाम क्या है, चिनूक। फेमस है ये। इसको स्नो ईटर भी कहते हैं। हो सकता है सवाल में ये दे दे कि किस विंड को स्नो ईटर कहा जाता है, तो ये चिनूक विंड को स्नो ईटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे बर्फ, रॉकी माउंटेन्स के पास यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, बर्फ मिलेगी। और जब ये चिनूक इससे टकराएगी, चिनूक इज ए वार्म विंड, तो वो बर्फ को क्या करेगी, मेल्ट करेगी। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्नो ईटर भी कहते हैं। तो वार्म विंड इन नॉर्थ अफ्रीका अमेरिका, सी ऑप्शन। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ ऑयल। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमेशा याद रखिए कि वेनेजुएला। हम किसी को ज्यादातर लोगों को यूएसए लगता है, नहीं, रिजर्व की बात कर रहा है, ठीक है। रिजर्व वेनेजुएला के सबसे ज्यादा है। इवनिंग स्टार वीनस है। हॉटेस्ट प्लैनेट ये भी आपका वीनस है, ठीक है। वीनस इसमें ऑप्शन में मिसिंग है, करेक्ट आंसर इज वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। देखिए ये हम हमेशा पढ़ते हैं, क्रस्ट मेंटल कोर। तो क्रस्ट डील्स विद सियाल, मेंटल डील्स विद सीमा, कोर डील्स विद निफे, निकल एंड आयरन, सियाल सीमा निफे। तो क्रस्ट में क्या मिलेगा, सिलिकॉन एल्यूमिनियम, मेंटल में क्या मिलेगा, सिलिकॉन मैग्नीशियम, और कोर में क्या मिलेगा, निकल एंड आयरन। तो क्रस्ट की बात कर रहा है, तो क्रस्ट में क्या, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ऑप्शन में सिलिकॉन नहीं है, एल्यूमिनियम है, तो टिक कर दो इसे। The region of which of the following regions was known as golden age for Mathura School of Art। देखिए जब कुशांस का टाइम चल रहा था तो कुशांस के टाइम पे दो आर्ट्स बहुत ज्यादा ग्रो करें, एक तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और एक गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। गंधारा जो आज का पाकिस्तान सिंध वाला पोर्शन है वहां मिलेगा, मथुरा आपको यूपी में मिलेगा। स्कूल ऑफ आर्ट कहने का मतलब है कि जो आर्किटेक्चर था इन दोनों का अपना अपना इंडिविजुअल था। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एक इंडियनाइज आर्किटेक्चर था, मतलब जो हमारा इंडिजिनस देसी आर्किटेक्चर था वो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में मिलेगा। गंधारा में जो आर्किटेक्चर मिलेगा वो ग्रीक इंस्पायर्ड मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वो आपका ग्रीस से लगा हुआ एरिया, मतलब ग्रीक्स का जो गंधारा वाले एरिया में डोमिनेंस रहा था, तो इस वजह से गंधारा में ग्रीक का डोमिनेंस मिलेगा, मथुरा में इंडियनाइजेशन आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट दोनों प्रॉस्पर कर रहे थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुशांस। करेक्ट आंसर इज कुशांस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। ये एक्चुअली क्या है, नीति आयोग ने नया तरीका निकाला है। ये जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं इनकी, ये लोग हर मिनिस्ट्री की अपनी अलग स्कीम होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम।
तो हर मिनिस्ट्री उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कैसा काम कर रहा है, तो उसको मेजर करने के लिए एक इंडेक्स बनाया गया, डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। तो ये कंडक्ट कौन करवाएगा? इट विल बी कंडक्टेड बाय, इट इज कंडक्टेड बाय नीति आयोग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द विजिलेंस अवेयरनेस वीक किसके बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, विजिलेंस अवेयरनेस वीक चलता है 25 टू 31 अक्टूबर। क्यों? क्योंकि 31 अक्टूबर इज ए स्पेशल डे बिकॉज इट इज द बर्थडे ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको आयरन मैन भी कहते हैं, ठीक है, मैन ऑफ यूनिटी, या फिर कह सकते हैं मतलब बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि बिस्मार्क आप वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर पढ़ेंगे तो जर्मनी को यूनाइट करने में काम कौन आया था? बिस्मार्क आया था। ठीक है, तो 25 से 31 अक्टूबर ये आपका डील करता है विजिलेंस अवेयरनेस वीक के नाम पे। तो ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि तो 31 अक्टूबर को बर्थडे होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, इंडिया के पहले होम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जोजिला टनल विच इज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज बीन कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट? देखिए, ये जोजिला टनल जो है ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर को कनेक्ट कर देती है। ठीक है, श्रीनगर को कनेक्ट कर देती है लेह में। ठीक है, लेह से। तो ये जो टनल है आपका जम्मू कश्मीर वाले पोर्शन में भी आएगी और लद्दाख वाले पोर्शन में भी आएगी। बट अभी इसका जो कंस्ट्रक्शन है किधर चल रहा है? श्रीनगर से अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये देखिए, ये टेस्ट 1 का डिस्कशन था जीके का। अभी जल्दी आपको टेस्ट 2 का भी डिस्कशन मिलेगा। तो अब आपको क्वेश्चंस को बस ऐसे प्रैक्टिस करना है और एनालाइज करना है कि आपसे क्या क्या गलती हुई। जो भी गलती हुई उनको नोट डाउन कर लीजिए, पता करिए गलती आपसे जो हो रही है उसके क्या क्या रीजन है, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। पहला रीजन तो आपका ये हो सकता है कि आपने पढ़ाई नहीं, आप जानते नहीं थे ये क्या है, वो टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं। दूसरा हो सकता है कि आप भूल गए, आपने पढ़ा था बट आप भूल गए। तो ये दो मेजर रीजन हो सकते हैं। तो इन पे वर्कआउट करिए। आपको लगता है अगर आपने पढ़ाई नहीं तो थोड़ा पढ़ाई करिए, और आपको लगता है ये आप भूल गए तो ये ज्यादा चिंता वाली बात है, क्योंकि आपने पढ़ने में तो मेहनत कर ली बट उसको रिटेन नहीं कर पाए। तो इसके लिए क्या करेंगे? रिवीजन रेगुलर करेंगे। ठीक है, चलिए आज का डिस्कशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले डिस्कशन में। थैंक यू।